जय भीम। आवाज कम आई है, संख्या बहुत ज्यादा है, उसके अनुसार आवाज कम है। एक बार क्रांतिकारी जय भीम। ये हुई ना बात। आरक्षण के जनक, ओबीसी समाज से आने वाले छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर आज मैं उनको सत सत नमन करती हूँ। हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिनको अपना गुरु मानते थे, ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले जी, क्रांति के दूत, उनको मैं नमन करती हूँ। और साथ में ही उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, जिनके कारण आज मैं देख पा रही हूँ कि इस मंच पर मैं भाषण दे पा रही हूँ, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर पा रही हूँ, और इस रो में जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये माता सावित्रीबाई का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी क्रांतिकारी महिला को मैं जय भीम करती हूँ, नमन करती हूँ। मानवर साहब कांसीराम जी, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा भारत का, उस संविधान को कैसे व्यवहारिक रूप से लागू किया जाता है, करवाया जाता है, अपने लोगों को कैसे जागरूक किया जाता है, ये करके दिखाया। ऐसे मानवर साहब क्रांतिकारी कांसीराम जी को, मानवर को, साहब को मैं नमन करती हूँ। माता जीजाबाई को नमन करती हूँ, माता सावित्रीबाई फुले को नमन करती हूँ। ऐसे हमारे तमाम महापुरुषों को मैं नमन करती हूँ। बाबा साहब अंबेडकर जी की जब बात आती है तो मैं एक ही चीज सोचती हूँ कि इसी नागपुर में एक संस्था यहाँ से संचालित होती है, वो है आरएसएस। और ये हमेशा ये दावा करते हैं कि हमारे राष्ट्रवाद के वजह से इस भारत की अखंडता बची हुई है। लेकिन आज इस नागपुर की धरती और इस गोंदिया की धरती के रजे गांव से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत की अखंडता एकमात्र कारण से बची हुई है, वो है भारत का संविधान। और जिसको लिखा है एक ऐसे बेटे ने, जिस बेटे को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। हमारे खून में, हमारे पूर्वजों के विचारों में, हमारे पूर्वजों के व्यवहार में मानवतावाद की बात झलकती है। उनके कामों में मानवतावाद झलकता है, उनकी किताबों की लेखनी में समता मूलक समाज की बात झलकती है। लेकिन नागपुर से संचालित होने वाली किसी पत्रिका आज तक समता मूलक समाज की बात नहीं कर रही है। वो बात किस बात की कर रही है? उस बात की बात कर रही है, राष्ट्रवाद की बात कर रही है। और उस राष्ट्रवाद में इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जो कि बहुजनों की आबादी है, जो कि दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, माइनॉरिटी, महिलाओं की आबादी है, उनके हक अधिकार की बात नहीं है। तो फिर ये कैसा राष्ट्रवाद है? क्या इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो कि बहुसंख्यकों की है, इनका विकास किए, इनको बेसिक एजुकेशन दिए, इनको जागरूक किए बिना, इनको मुख्य धारा में जोड़े बिना क्या कोई भी राष्ट्र कभी तरक्की कर सकता है? इसीलिए जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन द्वारा या बहुत सारी संस्थाओं द्वारा जब आंकड़े जारी किए जाते हैं, जब सूचकांक आता है, तो हम हमेशा निचले पायदान पर आ गए। निचले में भी अगर कहेंगे कि 150 अगर राज्यों, 150 राष्ट्रों की, 150 देशों की अगर बात हो रही है, तो उसमें हम सबसे निचले स्तर पे 10 राज्यों की सूची में हैं। आखिर क्यों? एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने के कगार में है, फिर हम गरीबी में 150वीं रैंक पर क्यों हैं? आखिर कोई तो हमारे देश के अंदर भूखा सो रहा है। शिक्षा के सूचकांक में हम इतने पीछे क्यों हैं? इसका मतलब है हमने किसी को तो शिक्षा से वंचित रखा है। स्वतंत्रता के नाम पर अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें, इसका मतलब है कि हमने मीडिया को, प्रेस को कठपुतली बना दिया है। शासन सत्ता का इसका मतलब है कोई तो ऐसा है जो कठपुतली बना हुआ है, अपने हक अधिकार की बात नहीं कर पा रहा है। क्या इन सारी चीजों पर बात किए बिना कोई भी राष्ट्र तरक्की कर सकता है?
हमारे बाबा साहब ने 1950 में संविधान लिख करके इस देश को समर्पित कर दिया। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, अभी स्वयं अम्बेडकर जी ने जो बात बताई, पूना पैक्ट की बात बताई, उससे एक कदम हम आगे जब बात कर रहे हैं कि जब यहाँ से अंग्रेज चले गए और ये हुआ, अंग्रेज चैलेंज करके गए थे भारतीयों को कि अगर आप लोग सक्षम हैं तो अपना संविधान खुद बना लो, हम इस देश से चले जाएंगे। जब ये बात आई कि आखिर इतने बड़े देश के लिए, इतनी भाषाएं बोले जाने वाले देश के लिए, इतनी सांस्कृतिक विविधता वाले देश के लिए संविधान लिखेगा कौन, एक व्यक्ति नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि किसी की भावना में इस पूरे देश समाहित ही नहीं था, किसी की फीलिंग में वो समतामूलक समाज की बात नहीं थी, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, किसी के पास इतनी डिग्रियां नहीं थी। इसीलिए जब इस देश को एक सर्वश्रेष्ठ संविधान देना था तो सारे कैबिनेट मिशन योजना के लोग बाबा साहब की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनसे ज्यादा काबिल कोई नहीं था इस भारत का संविधान लिखने के लिए। लेकिन वो बेटा आ किस समाज से रहा था? मेरा तो ये मानना है कि आज हमारे जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे बच्चे, ओबीसी एससी एसटी समाज के, माइनॉरिटी समाज के हमारे भाई, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो क्यों ना इन मंचों पर उन लोगों को भी बैठाला जाए जो खोखले राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे देश को अंदर से खोखला कर रखा है। मैं दावे के साथ कहती हूँ वो हम लोगों की बातों में टिक नहीं पाएंगे जैसे बाबा साहब की बातों में वो टिक नहीं पाते थे। जब संविधान सभा का गठन हो गया और राजेंद्र प्रसाद जी ने ये बात कही, जो कि अध्यक्ष थे संविधान सभा के, कि मैं डेली सुनता हूं अंबेडकर को और मुझे ये पूरा विश्वास हो चुका है कि इस व्यक्ति से काबिल संविधान लिखने वाला कोई व्यक्ति हो नहीं सकता था। अगर इस समाज में, अगर इस बहुजन समाज के बच्चों में, अगर इस ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज के बच्चों में इतनी ही काबिलियत है कि वो एक इतने डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इतना स्ट्रॉन्ग संविधान दे सकते हैं कि जो 75 साल से हमारे देश में अखंडता को बरकरार रखे हैं, तो फिर इन बच्चों के पेट पर लात क्यों मारी जाती, इनको नौकरियां क्यों नहीं दी जाती, इनके हक अधिकार की बात कौन करेगा? मैं कहती हूं कि जब हमारा देश आजाद हो गया और यहां से अंग्रेज चले गए, पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग हत्याकांड, हम सभी को पता है। जब आज 21वीं सदी में वहां का प्रधानमंत्री आता है तो जलियांवाला बाग में जा करके घुटने टेक करके माफी मांगता है हमारे भारत देश से, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलत किया था भारतीयों के साथ। तो जिन लोगों ने हमारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया, इनको अभी तक क्यों शर्म नहीं आती है और निरंतर ये षड्यंत्र रचते जा रहे हैं? इनको माफी मांगनी चाहिए। आप 3% आबादी को सशक्त करके 3% आबादी या 10% आबादी देश के 90% संसाधनों पर कब्जा करके आपको लगता है कि आप देश को मजबूत कर रहे हैं? सच में मेरे देश को अंदर से आप कमजोर कर रहे हैं। बहुजन समाज में एक से एक काबिल बच्चे हैं, एक से एक काबिल बेटियां हैं। माता सावित्रीबाई फुले, आखिर जब पढ़ते हैं हम लोग कि आखिर उस 3% आबादी में कोई महिला ऐसी क्यों नहीं निकली जो इस देश की हर महिला के लिए एक स्कूल बना देती? क्योंकि आपके चरित्र में समानता की बात नहीं है, क्योंकि आपके चरित्र में मानवतावाद नहीं है, आप भेदभावकारी सोच के साथ पैदा हुए हैं। और जब बहुजन समाज की बात आती है, इसीलिए मैं कहती हूं कि आगे आने वाला भविष्य इस देश का बहुजन आबादी डिसाइड करेगी। हम आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चों का हक अधिकार है उसको हम छीनने नहीं देंगे। ये लड़ाई हमें सबको एकजुट होकर के मिलकर के लड़ने की जरूरत है। एक अकेला व्यक्ति अमेरिका में जाकर के, लंदन में जाकर के पढ़ाई करके पूरे कैबिनेट को चैलेंज करता है कि हिंदू कोड बिल हो या 340 जो आर्टिकल संविधान में है, अगर हम इस पर इस्तीफा दे सकते हैं अपने व्यक्तिगत दाव हित लगा करके, तो हम लोग तो आज
इतने जागरूक हो चुके हैं, इतने एजुकेटेड हो चुके हैं, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन है, हमारे पास संसाधन आ चुके हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर, मजबूत क्रांति में खड़े कर सकते हैं हम लोग मिल करके। और ये क्रांति मैं सैल्यूट करती हूँ नागपुर के लोगों को कि पॉलिटिकल रूप से भले ही हम पावर में नहीं आ पा रहे, लेकिन सामाजिक आंदोलन के रूप में आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को सैल्यूट करती हूँ। आज आवश्यकता है, मैं बहुत सारी बातें तो नहीं करूंगी, यहाँ बैठा मेरा हर भाई, हर माताएं बहनें बहुत जागरूक हो चुकी हैं। उनको पता है बाबा साहब ने क्या कहा, उनको पता है महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने क्या कहा, उनको पता है माता सावित्रीबाई फुले ने क्या कहा। लेकिन हम उसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कैसे करें, लागू कैसे करें, उसके लिए मानवर साहब कांसीराम जी कहते थे, जब समाज के हित की बात आए तो अपने व्यक्तिगत हित को त्याग देना। ये हमारी पहली, तभी हम यूनाइट होंगे ना। हमें विखंडित खंडित कर कौन रहा है? जो 3% लोग हैं वो सत्ता में किसके वजह से आ रहे? हमारे बिखराव के वजह से आ रहे, हमारी यूनिटी जो डिस्ट्रॉय की गई है उसके वजह से आ रहे। आखिर अगर हम 90% हैं तो फिर हम क्यों सत्ता से वंचित हैं? आज मैं एक मंच से बात कह रही हूँ कि हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन आज मजबूत हो चुका है और निरंतर मजबूत होता ही जा रहा है। वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारे देश में इस बहुजन समाज से प्रधानमंत्री बैठेगा जा करके। हालांकि दिखावे के लिए वर्तमान एनडीए सरकार ने माननीय द्रौपदी मुर्मू मैम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। संविधान हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों को बखूबी ये बात पता है कि देश के राष्ट्रपति के पास कितनी पावर है। एक्चुअल में पावर जो है वो कैबिनेट के पास है। कैबिनेट की सलाह पर देश का राष्ट्रपति काम करता है। और जब हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कैबिनेट की बात को इनकार कर दिया था लाभ के पद को लेकर के, तो उनकी आलोचना शुरू हो गई और ये कहा गया महाभियोग लगा करके आपको पद से हटा देंगे। देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को, उसको कोई पद से क्यों हटाएगा? लेकिन ये सच है क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक्चुअल में जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसकी कैबिनेट की रिकमेंडेशंस पे काम करता है। इसीलिए इस पद में वो ताकत नहीं होती है, सिर्फ ये सम्मान के लिए पद होता है। और जहां ताकत है वो है प्रधानमंत्री का पद और उनकी कैबिनेट। तो हमारा टारगेट जो है वो प्रधानमंत्री का पद, वो संसद और वो कैबिनेट होनी चाहिए, जहां से जो पॉलिसी आज वहां पर बैठे लोग बना रहे हैं। आप लोगों को पता होगा SC/ST एक्ट जो कि 1989 में बना, जिससे इस देश के अंदर जो SC समाज के लोग हैं उनके खिलाफ जो छुआछूत का भाव होता था उन सब को खत्म कैसे किया जाए और ये कम कैसे हुए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कानून बनाया गया। लेकिन वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय जहां मैं वकालत करती हूं, उसके जजेस ने इंटरप्रिटेशन की निर्वचन किया और निर्वचन करके उसको कर दिया कमजोर। और जब वो कमजोर हुआ तो हम लोग सड़कों पर उतरे, अपनी ताकत दिखाई, वो पार्लियामेंट ने दोबारा से उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया। ये हमारी ताकत है। इसीलिए मानवर साहब कहते थे कि अगर आप मुझे पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे तो हम रोड पर जा करके बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे जरूर, क्योंकि ये आंदोलन जागरूकता का आंदोलन है। अपने बच्चों, जो आने वाला हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ी है, उनकी सुरक्षा, उनकी एजुकेशन, उनके डेवलपमेंट का आंदोलन है। ये आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जिस दिन उस पार्लियामेंट में जाकर के हम लोग बैठेंगे, ये बहुजन आबादी बैठेगी और बहुजन आबादी भी बहुजनों की पार्टी के माध्यम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी एनडीए सरकार में SC समुदाय से करीब 50 उत्तर प्रदेश में विधायक बने हैं। नो डाउट समाज का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, लेकिन वो मूक दर्शक है।
वो बोल नहीं सकते, अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते। इसीलिए हमें पपेट नहीं बनना है किसी पार्टी का। जब हमारी खुद की पार्टी है तो हम उसके माध्यम से जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में आपकी हमारी जो नेता हैं बहन जी, जो कि 21 साल की उम्र में घर से निकल करके संघर्ष करके वहां पहुंची, उन्होंने ये साबित करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर गांव बना करके, हर वो गांव अंबेडकर गांव बना जहां की 50% से ज़्यादा आबादी SC ST समुदाय की है। बिजली, पानी, हॉस्टल, घर, हर चीज़ की व्यवस्था की। लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनाया। लखनऊ में आज हमारे जो पंच परमेश्वर हैं यहाँ पर, इन सब की मूर्तियों को स्थापित किया। हमारे इतिहास को जब आप लखनऊ में एंट्री करेंगे, हमारे जितने भाई बैठे, माताएं गई हुई हैं, गर्व से सर गौरवान्वित होता है। हम देखते हैं वहाँ पर कि ये हमारा इतिहास बड़े बड़े निरंकारी पत्थरों के रूप में स्थापित किया गया है। आखिर जो लोग दलितों, शोषित, वंचितों के दिखावे के लिए आवाज भले ही उठाते रहे, उन्होंने कभी ये कदम क्यों नहीं उठाया? इस चीज को तो हमें समझना पड़ेगा। चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, जो सत्ताधीन पार्टी रही, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या किसी भी राज्य में हो या सेंट्रल में जो पार्टी हो, उन्होंने कभी नहीं क्यों नहीं सोचा कि माता सावित्रीबाई फुले जी ने अगर विद्यालय बनाया लड़कियों के लिए, तो एक महिला इतना अच्छा काम करी, उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाए। बाबा साहब जिन्होंने भारत का संविधान लिख दिया गया, उनको कभी उनका चर्चा में क्यों नहीं नाम आया? अभी पिछले 20 साल से आया है ज़्यादा, क्योंकि मानवर साहब ने व्यवहारिक रूप से घरों घरों में बाबा साहब को पहुंचा दिया, महात्मा ज्योतिबा फुले को पहुंचा दिया। और ये काम हमें निरंतर करते जाना है। साथ में मैं एक और बात कहूँगी कि यहाँ हमारे बड़े भाई जो बैठे हुए, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हम लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे, आज अगर हमारे घरों में हमारे बच्चे सवाल करें हमसे, कोई क्वेश्चन करें, उनको एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर डांटना नहीं है। उनके सवालों के आंसर हमें देने हैं। और जो चीज़ें हम आकर के 15, 20 या 25 या 40 साल की उम्र में सीख रहे हैं, अपने उस बच्चे को आप घर में 10 साल से, 5 साल से सिखाना शुरू कर दीजिए। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, वो अपने आप समाज में क्रांति लाता जाएगा। अगर यहाँ माता बहनों की बात करें, दिल्ली में निर्भया केस जब हुआ, अपने बारे में भी बताना चाहती हूँ मैं। उत्तर प्रदेश का एक बहुत छोटा सा गांव है इटावा जिले का, जहाँ मैं आती हूँ। कुछ लोगों ने अगर विकिपीडिया पे पढ़ा होगा, मेरे गांव की मैं पहली लड़की थी जो कि 8th के बाद 9th क्लास में जिसको पढ़ने की परमिशन मिली। मेरा वो गांव में संघर्ष बहुत बड़ा था। वहाँ से निकली, 12th पास किया, 10th पास किया, उसके बाद फिर एक कदम आगे जाना था, क्योंकि उस एरिया से कोई भी लड़की 30 किलोमीटर दूर पढ़ने नहीं गई थी। वो हर्डल पार किया, अपने पैर की पायल बेची, कानों की बालियां बेची। ये बात मैं इसलिए कहती हूँ एडमिशन के लिए, स्पेशली अपनी बहनों से। हमारा असली गहना हमारी पायल, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ नहीं हैं। ये मंगलसूत्र, ये चूड़ियाँ, ये पायलें हमें बांधती हैं, ये बेड़ियाँ हैं। आपकी असली ताकत जो है आपकी एजुकेशन है। अपने पिताओं से प्रॉपर्टी में अधिकार मांगिए, अपने घर में बच्चियों को पढ़ाइए, उनको आगे करिए। और सिर्फ पढ़ाना नहीं है। मैंने एक चीज़ को महसूस किया कि मैंने 10th 12th पास कर लिया, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाई से सेटिस्फाई नहीं थी। मैं दुनिया को जानना चाहती थी। आज मैं इस मंच से कह रही हूँ कि अगर मैं घर से बाहर निकल करके दिल्ली में आकर के रोड पर संघर्ष नहीं किया होता तो मैं आज के समझ नहीं होती। अगर मैंने लड़ाई झगड़े नहीं किए होते, अगर मैंने कमेंट करने वाले लड़कों को नहीं पीटा होता, तो उन 4 को भी फांसी नहीं चढ़वा पाती। अपनी बेटियों को लड़ना, भिड़ना, डटना सिखाइए। हर प्रोफेशन में लड़ना पड़ता है। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा होता है, वो अपने दिमाग से लड़ रहा होता है। एक वकील जब कोर्ट में खड़ा होता है तो कहते हैं ना, वो मुकदमा जीत गए। मुकदमा लड़ रहे हैं, वो लड़ाई है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारा कल्चर क्या है? बेटी को धीमे बोलना है, कम बोलना है, इनोसेंट दिखना है। अरे भाई, सत्ता लड़ाई से आती है। चुनाव लड़ रहे हैं, वकालत में मुकदमा लड़ रहे हैं, हर चीज जब लड़ाई से हो रही, तो इनोसेंट बेटी कैसे सत्ता में आ पाएगी, कैसे लड़ पाएगी?
कभी कभी मेरे पास ऐसे मुकदमे आते हैं, पिता कहता है मैम 50 लाख रुपए दे करके बेटी की शादी की थी हमने, दहेज में 50 लाख रुपए दिए। पता चला 1 साल बाद बेटी या तो फांसी लगा के फंदे पे झूल गई या घर में सिलेंडर फटने से उसकी डेथ हो गई। अगर वही बेटी को आपने लड़ना, पढ़ना, उसको नौकरी करना, उसको बाहर भेजना सिखाया होता, मैं दावे के साथ कहती वो कम से कम उस घर से बच के तो निकल आती। क्योंकि उसको आपने लड़ना नहीं सिखाया, उसको आपने सिखाया है कंप्रोमाइज करो, उसको आपने सिखा दिया। और ये बात कंप्रोमाइज वाली ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। क्या हम लोगों को नहीं सिखाया गया? बहुजन मूवमेंट के जितने लोग हैं, क्या हमारे बच्चों को नहीं ऑफिस में कहा जाता है कंप्रोमाइज करो? अभी लेटेस्ट में एक जजमेंट आया, उसमें मैं देख रही हूँ SC/ST एक्ट का मुकदमा किया था, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया उसको। कहा कि प्राइवेट स्पेस में अगर ऑफिस में एक ऑफिसर है किसी और समाज से और एक दलित समाज से है, और वो दलित समाज को अगर प्रताड़ित कर रहा है, उसको गाली दे रहा है जाति सूचक शब्द की, तो उसको SC/ST एक्ट के दायरे में नहीं लाया जा सकता। ये क्या है? कंप्रोमाइज करो, सहन करो, बर्दाश्त करो, ये तो नॉर्मल बात है। क्योंकि ये भारत के कल्चर में इनबिल्ट ये चीज़ें स्थापित हैं कि जो बहुजन समाज से आ रहा है, जो SC/ST समाज से आ रहा है, उसको बर्दाश्त करना ही है। लेकिन बाबा साहब ने विरोध किया, बर्दाश्त नहीं किया, तभी वो यहाँ पहुँचे। हमें भी बर्दाश्त नहीं करना है, चाहे छोटी छोटी वो बातें हैं। इन्हीं छोटी बातों से बड़े आंदोलन खड़े होते हैं। और यही बात मैं महिलाओं को कहती हूँ। स्त्रियों को कहा जाता है कि ये बहुत करुणामयी होती हैं। बहुत सारे पति भी ये बात बोलते हैं, अगर आज मैं इस पद पर हूँ, आज मैं नेता हूँ, आज मैं प्रधानमंत्री हूँ, अपनी पत्नी की योगदान के वजह से हूँ। तो मैं एक सवाल दिमाग में गूंजता है कि अरे भाई, आपकी पत्नी इतनी ही काबिल है तो उसको बना दो ना मिनिस्टर, उसको बना दो ना सांसद, वो तो और ज़्यादा लोगों को बना देगी, परिवर्तन कर देगी। इस तरीके की भावनाओं में बहना नहीं है। ये परिवार हमें स्ट्रॉन्ग करना है। जितना भी हमारे पुरुष भाइयों को इन चीज़ों की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने बखूबी निभाई। लेकिन जो कमियां हैं, अब वो स्त्रियां फुलफिल करना चाहती हैं, वो भी टैलेंटेड है। उनके सोच से, उनकी एक्टिविटी से समाज कैसे बनेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज मुझे खुशी हो रही है इस कार्यक्रम की कि थोड़ी बहुत अंतर होगा संख्याओं में, अदरवाइज यहाँ पर भी उतनी संख्या है और इधर भी करीब करीब उतनी ही संख्या है। तो बहुत आवश्यक है कि इस बहुजन मूवमेंट में हमारी जितनी घर की महिलाएं जुड़ेंगी, उतना ही ये आंदोलन मजबूत होता जाएगा। क्योंकि किसी भी, अगर हम चुनाव की भी बात करें, पुरुष समाज हमेशा से सत्ता के तरफ लालयित रहा है, लेकिन जब फीमेल ने डिसाइड कर लिया है, वो बहुत बड़ी रिफॉर्मर का काम करती हैं। अगर उनका वोट एक जगह पर सेंटर्ड होकर के आपने डलवा लिया ना, मैं दावे के साथ कहती हूँ ये देश की संसद में सबसे ज़्यादा संख्या में बहुजन समाज से सांसद पहुँचेंगे। इसीलिए इनको लेकिन घर से बाहर निकालने की आवश्यकता है, उनको एक्सपोजर देने की आवश्यकता है। घर में अगर आप तैयार होकर के बिजनेस के लिए दुकान पर निकल रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, तो उस स्त्री को न्यूज़पेपर पढ़ने का, न्यूज़ चैनल देखने का, घर से बाहर जाने का, कार्यक्रम अटेंड करने का, सेमिनार अटेंड करने का, इन सब का अवसर दीजिए। क्योंकि जितना आपका एजुकेशन से आप आगे बढ़ते हैं, उतनी ही जागरूकता जरूरी है, एक्सपोजर जरूरी है। अगर मैं दिल्ली में नहीं आती, ये सोच के बैठ जाती कि मेरे गांव की कोई लड़की पढ़ने नहीं गई, तो मुझे भी इस समाज से डरना चाहिए, अपनी सुरक्षा से डरना चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं कभी ना वो निर्भया को न्याय दिला पाती और अपने हक अधिकार के तो लड़ी कहाँ पाती। हाथरस में एक बिटिया के साथ अपराध हुआ, मनीषा वाल्मीकि। उस बेटी के परिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसे घेरेबंदी में कर दिया कि कोई मिल भी नहीं पा रहा है। आप लोगों ने शायद देखा होगा। ADM से मेरी लड़ाई हुई, मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के लड़ रही थी। अरे भाई, जिनके कान बहरे हो चुके हैं, हमें चिल्लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारी धीमी आवाज़
वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। वहाँ पर जब मैं लड़ रही तो मेरे बहुत सारे पत्रकार भाई मेन स्ट्रीम मीडिया के हमसे कह रहे, सीमा मैम आप तो हमेशा बहुत पोलाइट होके बात करती थी, लेकिन उस दिन तो हमने आपका भयंकर रूप देखा। उस भयंकर रूप को दिखाने की भी आवश्यकता है तो लड़िए, चिल्लाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि जो बहरे लोग बैठे हैं सत्ता में वो इसी तरीके से सुनेंगे। और साथ ही साथ अक्सर हम लोग भी आरोप लगाते, और सच भी है ये, कि जो भी इस देश के अंदर इतिहास लेखन हुआ है, हम कहते हैं हमारे आइकॉन को नहीं लिखा गया। सावित्रीबाई माता फुले जी की जब बात आती है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की बात आती है, फातिमा शेख की बात आती है, तो एक 4-4 लाइनों में इतिहास लिख दिया गया, क्योंकि इतिहास लेखन करने वाले लोग हमारे लोग नहीं थे। आज हम जब पढ़े लिखे हैं, अभी सर ने मुझे, धनंजय सर ने किताब दी है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे बहुजन लोगों के तरफ से लेखन बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही चीज़ें भविष्य में हमारे बच्चे इतिहास लेखन के रूप में देखेंगी। आप YouTube चैनल जो बना रहे हैं उस पर बोलिए, आप फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं, अपनी समस्याओं को, देश में क्या हो रहा है लिखिए, बोलिए। आपके क्षेत्र में, इस रजे गांव में भी अगर कोई घटना हो रही है तो मैं बेटियों, माताओं, बहनों से भी कह रही हूँ ये बात, लाइव जाइए, व्हाट्सएप पर आप इन चीज़ों को लिखिए, क्योंकि यही छोटी चीज़ें जो हैं वो कल इतिहास बनेंगी। और आप जो अपराध कर रहे हैं, जो आपको दबा रहे हैं, इनको एक्सपोज यही चीज़ें करेंगी। और जो सच है अगर हमने आज लिख लिया वो इतिहास कल बनेगा, तो हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। ये बहुत आवश्यक है। मैंने IAS की तैयारी भी की। जब मैं इतिहास पढ़ती हूँ, रियली मुझे भी कभी कभी इन चीज़ों को लगता है कि आखिर इतना नेहरू जी को महिमा मंडित कर दिया गया। सामाजिक आंदोलन हुआ जहाँ शिक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। शिक्षा की अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, आखिर उनकी बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि जो इतिहास लेखन हुआ वो लोग ईमानदार लोग नहीं थे। मैं ये यहाँ पर कह रही हूँ, बात फैक्ट की अगर आएगी, कि फैक्चुअल चीज़ों की आएगी, उस पर हमारी उनसे सहमति है, लेकिन उन फैक्ट, उन तथ्यों के आधार पर जो इतिहास लेखन किया उसको आपने किसी को तो महिमा मंडित कर दिया और किसी को आपने दबा दिया। लेकिन अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको न्यूट्रल तरीके से लिखें, हमारे आगे आने वाली जनरेशन पढ़े। साथ में ही मैं सोमेंद्र को, इनकी पूरी टीम को, और हमारे मंच पर आसीन हमारी 2 महान विभूतियां महिलाएं बैठी हुई हैं, नाम में सबका याद नहीं है मुझे। मैं कल से देख रही हूँ यहाँ पर एक अनिल सर हैं, आपके बारे में अभी मुझे बताया गया सर, जो जी 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 ठीक है। तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अब साथ में ही रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं, जो कि छत्रपति साहू जी महाराज जी ने उस समय में जब देखा, एक तो उन्होंने, आप लोगों को पता ही होगा कि जब उनको महाराजा बनाया गया, जब वो राजा बने कोल्हापुर के, तो उनसे कहा गया कि एक पद्धति है उसके तहत आपको हम राजा बनाएंगे। पहला उन्होंने वहाँ पर विरोध कर दिया। उन्होंने क्यों विरोध किया कि जो ब्राह्मण समाज है, जो जिनको हम कहते कुलपति और ये सारे लोग, ये तो हमें राजा मानने को तैयार भी नहीं है, उस पद पर बैठाने के बावजूद भी ये भावना है इनके अंदर। तो उन्होंने वहाँ से विरोध शुरू किया, अपनी चीज़ें स्थापित करना शुरू किया। यहाँ पर जितने भी सभा में लोग बैठे हैं, मेरे भाई, मेरी माता बहनें, अगर हमारे व्यक्तिगत विचार, नए विचार कुछ ऐसे आते हैं जिससे हमें लगता है कि किसी मानवता को हानि नहीं है, किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं है, तो उस विचार को आगे लाना बहुत ज़रूरी है। पहले से जो चीज़ें स्थापित होती हैं और उसमें अगर भेदभाव है तो उसका विरोध करने में कोई बुराई ही नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो मानवता है। छत्रपति साहू जी महाराज ने वही तो किया। मैं शायद कांबले नाम के एक व्यक्ति थे जिनको उन्होंने एक चाय की दुकान खुलवाई थी। उन्होंने कहा कांबले जी ने कि महाराज हम इस पर नाम लिख देते हैं।
कहते छुपके ही सही, जाति मत लिखो, इनको चाय पिलाओ पहले। जब लोगों को पता चला, विरोध करना शुरू किया, तो महाराज खुद आकर के चाय पीने लगे। इसीलिए मैं मानवर साहब के लिए ये बात कहती हूँ कि उन्होंने इस पूरे देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा कर लिया। वो इसलिए कर पाए क्योंकि नैतिकता उनके अंदर थी। उन्होंने वो खुद करके दिखाया। घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, आजीवन अविवाहित रहे, सर्दियों में पहनने के लिए कपड़े नहीं है लेकिन फिर भी आंदोलन करते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। वैसे ही छत्रपति साहू जी महाराज जी ने, जब उनके दिमाग में ये बात आई कि आखिर हमारे जो दलित समाज के जो भाई हैं इनके साथ इतना भेदभाव है, तो क्यों ना इन लोगों को हम रिजर्वेशन दें। 50% पहली बार रिजर्वेशन उन्होंने अपने जो साम्राज्य उनका था कोल्हापुर, वहाँ पर उन्होंने लागू कर दिया। बच्चों के लिए उन्होंने हॉस्टल बनवाए। स्त्रियों की शिक्षा की बात की, प्राथमिक शिक्षा को कंपलसरी कर दिया, निःशुल्क कर दिया। वर्तमान समय में जो कहा जाता है कि लोक कल्याणकारी सरकार है, इस सरकार से मैं एक सवाल करती हूँ, क्या एक देश का प्रधानमंत्री महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज की पॉलिसी को ही अपने कैबिनेट में जाकर के पास करवा दे, इस देश का भला हो जाएगा? लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन आपने देश की पार्लियामेंट में, जिस दिन आपने अपने भाषणों में ये बोलना शुरू कर दिया कि सामाजिक न्याय का एक मसीहा छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने 50% रिजर्वेशन दिया था, जिन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात की थी, उस दिन आप उनको हीरो बना देंगे। लेकिन आप बहुजन समाज के लोगों को हीरो बनता देखना पसंद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने इनकी बात कर दी, इनके कामों की बात कर दी, तो आपकी जो कॉन्स्पिरेसी है, आपके जो षड्यंत्र है, वो खुल जाएंगे। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। हमारे पूर्वजों के विचार और उनका इतिहास लेखन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर इन्होंने इनको लिखा तो वो एक्सपोज होंगे, क्योंकि भेदभाव किसने किया? उन्हीं लोगों ने किया है। इसीलिए जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमें रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया, हमारे लोग आर्थिक रूप से मजबूत होना शुरू हुए, सामाजिक रूप से मजबूत होना शुरू हुए। मैं एक और बात इस मंच से कहूँगी कि जैसे ही देखा लोगों ने कि सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे, IAS IPS बन रहे हैं, तो अपने घर की बेटियों की शादी करवाना शुरू कर दिया। अरे भाई, इतना षड्यंत्र! और हमारे अपने लोग इसी में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने ब्राह्मण समाज की बिटिया से शादी कर ली। तो मैं कहूँगी, लेकिन उनकी कॉन्स्पिरेसी को समझिए, धीमे से पहुँचा दिया हमारे घरों में। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि हम बहुजन समाज के लोग हैं भाई, हम तो वैसे भी समतामूलक समाज की बात करते हैं। हमारा चरित्र ही भेदभावकारी नहीं है। आप हमारे घर की आकर के देखिए, आपकी बेटियों को भी हम उतना ही सम्मान दे रहे हैं, अगर उसको बहू बना के ला रहे हैं, जितना अपने घर की बेटी को। लेकिन आज वही जब एक दलित समाज का बेटा, जो कि कम पढ़ा लिखा है, जिसके पास पैसे नहीं है, अगर उसने हिम्मत जुटाई, एक कर्नाटका, एक केरल की बात है 2 साल पहले की, उस बच्चे को दिन दहाड़े उसकी पत्नी के सामने उसका गला रेत दिया गया था और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब है कि आप अभी भी मानसिक रूप से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन आपने जब देखा सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत है, तो वहाँ पर आपने ग्रिप में ले लिया उनको। लेकिन जब बाबा साहब ने ये रिजर्वेशन लागू करवाया, हमारे लोग मजबूत होते गए। अब रिजर्वेशन मिलने की बात कहाँ आई? पार्लियामेंट में, हमारी जो असेंबली इलेक्शन होते हैं उसमें, और साथ ही साथ हमारे जो एजुकेशन है या हमारे सरकारी अन्य नौकरियों में रिजर्वेशन मिलने की बात आई। पहली बार NDA की सब सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो भी राष्ट्र की बात करते थे। हालांकि बहुत लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि जितनी भी पॉलिसी अगर आप बहुजन लोगों के खिलाफ बनाएंगे, तो हम इस मंच पर तारीफ कैसे कर सकते हैं आपकी? PSU बेचना शुरू करवा दिया। सबसे ज़्यादा सामाजिक जो उपक्रम हैं, सरकार की जो संस्थाएं हैं, जो
उपक्रम है वो बेचना शुरू हुआ। कितनी सारी चीज़ों के इन्होंने निजीकरण कर दिए, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुजन के बच्चों को वहां मिल रही थी, तो इन्होंने निजीकरण कर दिया। और निजीकरण करने के बाद आज भी एजुकेशन की अगर आप बात करिए, जितना भी कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ की फीस 1-1 लाख रुपए हैं, बहुजन समाज के लोग देने में अक्षम हैं। वहाँ के पढ़े हुए बच्चे CEO बन रहे हैं, मैनेजर बन रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए इंटेलिजेंट माइंड। हमारे पास इंटेलिजेंट माइंड है, लेकिन उनकी अपॉर्चुनिटी को छीना गया क्योंकि उनको पॉलिश नहीं किया गया। पॉलिश इस देश की सरकारी एजुकेशन नहीं कर रही है, सच है। इसीलिए सरकारी एजुकेशन जो है वो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और जो प्राइवेट एजुकेशन है उसमें जा कर के जहाँ पर पॉलिसिंग भी हो रही है, जहाँ पर संसाधन भी है, उनके बच्चे पढ़ेंगे। फिर जा कर के वो निजीकरण जिन कंपनियों का हो रहा है उनको चलाएंगे, उनके मालिक बनेंगे। ये कॉन्स्पिरेसी है। इसीलिए अगली डिमांड हमारी जो है वो क्या है कि इन प्राइवेट कंपनियों में भी रिजर्वेशन हो। लेकिन जिन लोगों को ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाना है, जिन लोगों को ये मुद्दा असेंबली में उठाना है, वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता जिनको है उनके अंदर बिखराव के वजह से हम यूनाइट होकर के नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री कैबिनेट में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो फिर आपके पास विकल्प क्या है? विकल्प है सामाजिक आंदोलन, और उस आंदोलन से उनको रोकना है कि वो ना सत्ता में पहुंचे। जब वो नहीं पहुंचेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे, वहां पॉलिसी हम बना लेंगे। जो कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए है, वहां पर 30 से 40% आप रिजर्वेशन कंपलसरी कर दीजिए। लेकिन ये करेगा कौन जब हमारे अपने लोग वहां पहुंचेंगे? और वर्तमान में जो ये एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रोफेशनली जो चीज काम करता आया था वो वही काम करेगा। इनडायरेक्ट वे में जातियों के आधार पर इन्होंने जिन कामों को बांटा हुआ था, उन कामों को अगेन ये उसी तरीके से करवाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं पसंद है कि उनका बच्चा IAS बने या मैनेजर बने। लेकिन जब किसी और समाज का व्यक्ति उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आगे बढ़ेगा तो वो ब्रांड बन जाता है, लेकिन हम लोग कभी ब्रांड नहीं बन पाते हैं। तो पूरी कॉन्स्पिरेसी को हमें समझने की ज़रूरत है। आज इस देश को सच ये है कि देश की सरकार के साथ साथ पूंजीपति चला रहे हैं। हमारे बच्चे अगर स्टार्टअप शुरू करेंगे, कोई छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस के लिए अगर उनको पैसे लेने हैं, लोन लेने हैं, तो बैंक में बैठे मैनेजर करप्शन करके कहेंगे 50,000 ले जाओ, स्टार्टअप मत डालो, 50,000 हमें दे दो, हम हो गया 1 लाख का बंटवारा। ना उनको ज़मीन मिलेगी, ना उनको दुकानें मिलेंगी। और हम क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को MBA करवा रहे हैं। MBA करने के बाद हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है? दिल्ली में 5 स्टार होटल में जाकर के 20,000 रुपये की नौकरी कर रहा है। परिवार से बहुत दूर, समाज से बहुत दूर। ऑब्जेक्शन वहाँ नहीं कर सकता, क्रांति वहाँ नहीं कर सकता है। इससे बेटर है कि वो अपने एरिया में रह करके अपने लोगों को जागरूक करे, वहाँ पर वो चेयरमैन बने, पार्षद बने, अपना YouTube चैनल चलाए, अपनी छोटी मोटी दुकान खोले, क्योंकि वो तो और भी ज़्यादा वहाँ पर शोषित कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। निजीकरण जितनी भी कंपनियों का हुआ है, उन कंपनियों में हमें रिजर्वेशन मांगने की ज़रूरत है। और एक और कदम आगे अगर बात करूँगी, जितने भी बहुजन समाज के नेता हुए इस देश के अंदर, उन नेताओं को चाहे वो CBI हो चाहे ED हो, इसके ग्रुप में ले लिया गया है। क्योंकि ना तो हमारे लोग CBI में हैं, ना हमारे लोग ED में हैं, ना हमारे लोग मीडिया में हैं, जहाँ पर ये लोग दिन रात बात कर रहे हैं। मीडिया नैरेटिव तैयार करता है, किस चीज़ पर डिबेट होगी, किस चीज़ पर डिस्कशन होगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर बात कर लें तो आज भी जो फिल्में बन रही हैं, आप देखिए, एक पूंजीपति का बेटा आकर के मर्सिडीज गाड़ी से उतर रहा है और एक बच्चा साइकिल से जा रहा है। उस साइकिल से जाने वाले बच्चे का संघर्ष देखिए। वो क्रांतिकारी है, वो समतावाद की बात करने वाला है, लेकिन वो बच्चा कैसे मौलिश कर रहा है।
आज भी एक समर्थ जाति का व्यक्ति सिंहासन पर बैठता है, और जब कोई बहुजन आबादी से आने वाला व्यक्ति अगर SC ST उसमें दिखाया गया तो वो आकर के सर के बल, कंधों के बल झुका होगा, कंधे पर गमछा होगा, कपड़े भी पूरे तन पे। अभी भी ये दिखाने की कोशिश है, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि आपका असली चेहरा यही है, आप शासन सत्ता के लिए नहीं बने। ये जो फिल्में बनती हैं ये नैरेटिव है एक, और ये नैरेटिव हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी के दिमाग में रखा गया है, क्योंकि हमने फिल्में नहीं बनाई। जय भीम मूवी देखी होगी आप सभी ने, वो सच मूवी है, उसमें कुछ गलत नहीं है। हाथरस अगर हम केस की बात करें, एक दलित समाज से आगे आने वाली बेटी जिसका 4 लोगों ने रेप किया, मर्डर किया, अगर उस केस में मैं इन्वॉल्व नहीं होती, उस परिवार के लिए मैं शुरुआत में नहीं लड़ती, अभी मुकदमा बाद की बात है, तो इस उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पूरे परिवार को अपनी बेटी के ही ऑनर किलिंग में जेल में डाल दिया होता। आज जीवन ये लोग बाहर नहीं निकलने देते। इस तरीके की षड्यंत्र होते, और ऐसे एक नहीं, मैं उत्तर प्रदेश क्या कई एक राज्यों में हजारों केस बता देंगे कि जिस परिवार के साथ अत्याचार हुआ उसी को डाल दिया। इसीलिए बहुजन मूवमेंट को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं यहाँ सक्षम हो गई, बहुत लोग सक्षम हो गए, IAS IPS बन गए, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि जैसी बिटिया हो या मेघबाल जैसा बेटा जो कि राजस्थान में था, उनके दर्द को हमें महसूस करना होगा। इस देश के अंदर अगर एक भी बहुजन आबादी के बेटे या बेटी के साथ अत्याचार होता है तो वो आवाज़ महाराष्ट्र से भी उठे। अगर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा, अगर महाराष्ट्र में हो रहा, तो वो आवाज़ उत्तर प्रदेश से भी उठे, दिल्ली से भी उठे। ये यूनिटी बहुत आवश्यक है। क्षेत्रवाद तक हमें सीमित नहीं रह जाना है। अगर वो आवाज़ हम लोगों ने अपनी एकजुटता दिखा ली, यूनिटी दिखा ली, मैं दावे के साथ कहती हूँ कुछ भी असंभव नहीं है। बाबा साहब ने उस दौर में करके दिखाया। आज बहुत लोग हमारे जब बहुजन डिस्कशन डिबेट होते हैं, लोग कहते हैं संविधान बचाने की आवश्यकता है। अरे भाई, हम उस समाज से आते हैं जहाँ एक व्यक्ति संविधान लिख गया, तो हमारे संविधान को बचाने की आवश्यकता, हम लोग एकजुट होकर नहीं बचा पा रहे हैं, और वो षड्यंत्र करके उस संविधान की जो मूल भावना है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये हम लोग यूनाइट होकर के सब कुछ संभव है, कर सकते हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे महापुरुष का जो आज हमारे बीच नहीं है, छत्रपति साहू जी महाराज का, कि उन्होंने एक ऐसे बेटे को आगे किया जिसने जाकर के देश ही नहीं विदेश में अपना परचम लहराया। और एक मंच पर जब एक दिन साहू जी महाराज थे और उसी पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी बैठे हुए थे, एक नोट बाबा साहब ने लिखा था। उस नोट को जब उन्होंने पढ़ा, छत्रपति साहू जी महाराज ने, तो उन्होंने ये कहा मंच पर कि इस देश में दलित समाज को, बहुजन समाज को एक आपका लीडर मिल चुका है जो आपके हक अधिकार की बात करेगा। यही भावना इस देश के अंदर OBC, SC, ST और माइनॉरिटी की होनी चाहिए। अगर मेरे साथ में, मेरे बीच में कोई दलित समाज का बेटा है, ST समाज का बेटा है, अल्पसंख्यक समाज का बेटा है, या OBC किसी भी समाज का बेटा, अगर वो काबिल है, बिना जातिवाद की भावना के उसको आगे कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे महापुरुषों ने किया है, तभी आज इस मंच पर ये OBC समाज की बेटी को आप लोगों ने बुलाया है। तो आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ये हमारी यूनिटी, ये हमारी एकता, ये हमारी ईमानदारी, जागरूकता बहुजन आंदोलन की इस देश में बहुत कुछ बदलाव लाएगी। और मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस नागपुर की धरती पर बुलाया, इस गोंदिया में बुलाया और इस रजे गांव में ये कार्यक्रम रखा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से भी यहाँ लोग आ पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा, जय साहू, जय क्रांति, जय भीम, नमो बुद्धाय।